अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल्ला अब्बासी हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हेल्थ मेडिक्स। ये हमारा तीसरा लाइव सेशन है और इस दफ़ा जो हमारा लाइव सेशन का टॉपिक है वो हाइपरटेंशन एंड रमज़ान है। हम लोग हमेशा हेल्थ के मुतालिक जो आगाही होती है वो लोगों तक पहुँचाते हैं। तो इस दफ़ा जो हमारा टॉपिक है वो हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन एक बहुत कॉमन मर्ज़ है पाकिस्तान के अंदर, और इस मुतल्लिक हमें आज हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो डॉक्टर मोहम्मद शाहजहां मिर्ज़ा हैं, इंटरनेशनल एसोसिएट एंड कंसल्टेंट ऑफ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम समर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे हैं समर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर तो आज हमारा टॉपिक हाइपरटेंशन है। तो जो जी हमारा पहला सवाल है वो यही है कि ब्लड प्रेशर सर है क्या? अच्छा समर, ब्लड प्रेशर बड़ी कॉमन बीमारी है जिससे हर दूसरा या तीसरा इंसान सफ़र करता है। तो आपका ये टॉपिक बड़ा अच्छा है, ये हाइपरटेंशन और रमज़ान को लेके, क्योंकि इस टॉपिक को लेके पब्लिक को अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन की काफ़ी ज़रूरत है। सो आपने पूछा कि ब्लड प्रेशर है क्या। अ, आसान अल्फाज में समझाने के लिए कि जैसे हम देखते हैं कि एक पाइप के अंदर पानी फ्लो करता है, इसी तरह हमारी जो ब्लड में हमारे जिस्म में जितनी वेसल्स हैं वो एक पाइप की तरह है और उनमें खून फ्लो कर रहा होता है। तो जब ये प्रेशर, जिस प्रेशर से वो फ्लो करता है, एक नॉर्मल हमें पता है कि 120 130 के दरमियान में है। इससे ज्यादा प्रेशर से जब वो फ्लो करेगा इन्हीं वेसल्स में, तो बॉडी का तमाम वेसल्स का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन लेवल कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। सर ये होता क्यों है और इसकी क्या वजूहत है? अच्छा समर, काफी ज्यादा वजूहत हैं इसकी कि ब्लड प्रेशर ज्यादा क्यों हो रहा है। मोटा मोटा हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं। एक तो हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिससे ज्यादातर लोग जिनकी एज 30 साल से बढ़ती है वो सफर करते हैं। एक हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन हम तब लेबल करते हैं जब यंग बंदा हो जिसकी उम्र 30 साल से कम है और उसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की साथ कोई और बीमारी एसोसिएटेड है। जैसे ही उस बीमारी को ठीक करेंगे तो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा। उसके लिए हमें ब्लड प्रेशर को अलग ट्रीट करने या दवाइयाँ देने की जरूरत नहीं होती। इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ज्यादातर लोग जो हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन से ही सफर करते हैं और इसकी वजूहत जो हैं वो एज का ज़्यादा बढ़ना, शुगर का होना, स्मोकिंग, सिगरेट नोशी जो हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। पैसिव स्मोकिंग हम बोलते हैं कि जब आप खुद से सिगरेट नहीं पीते लेकिन आपके करीब दोस्त अहबाब फैमिली में कोई सिगरेट पीता है, सिर्फ पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। और ये एक्टिव स्मोकिंग से कंपैरेटिवली ज़्यादा डेंजरस है और बहुत बड़ी वजह है ब्लड प्रेशर के बढ़ने की। आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री होना, ज़्यादा टाइम बैठे रहते हैं, ऑफिस जॉब है, एक्टिविटी नहीं है, वर्जिश नहीं करते। आपकी डाइट में स्पाइसी या नमक वाली तली हुई चीज़ें, इस तरह इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होना, जंक फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा होना, हेल्दी फूड कम खाना, वज़न का बहुत ज़्यादा मोटापा होना, ये सब चीज़ें हैं जो हमें प्राइमरी हाइपरटेंशन की तरफ ले जाती हैं उम्र के बढ़ने के साथ साथ। ठीक हो गया सर। तो सर मतलब सबसे ज़्यादा जिन लोगों को खतरा है वो यही लोग हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं और सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है उनका, और एज का सबसे बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। इन लोगों में सबसे ज़्यादा बिल्कुल, इसका एज खतरा। बढ़ने के साथ साथ हमारी जो जिस्म में जितनी भी नालियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, बड़ी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल के जब जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो अपना डायमीटर बढ़ा लेती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कंपनसेट हो जाता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है वो उतनी नहीं रहती, अकड़ाव आता है। अकड़ाव की वजह से ब्लड प्रेशर ये उसका कंपनसेट नहीं कर पाती और एज के बढ़ने के साथ इसलिए ज्यादातर लोग ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। सर वक्ती तो ब्लड प्रेशर अक्सर लोगों का कभी स्ट्रेस में भी बढ़ जाता है और दीगर वजूहत की वजह से बढ़ जाता है, कभी एक्सरसाइज के बाद भी बढ़ जाता है। लेकिन आप एक पेशेंट को कब हाइपरटेंसिव डिक्लेयर करेंगे? हाँ जी, उसमें बिल्कुल ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि किसी वक्त टेंशन लेने में या फिर कोई एक्सर्शन की एक्सरसाइज की तो बीपी वक्ती तौर पे तो बढ़ गया, तो आया इन्हें ब्लड प्रेशर का मसला हो चुका है कि नहीं।
अच्छा, किसी मरीज को ये लेबल करना कि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन चुके हैं, इसका क्राइटेरिया है। ज्यादातर हमारी आवाम ब्लड प्रेशर उस वक्त चेक करवा रहे होते हैं जब वो किसी टेंशन में होते हैं, या अक्सर बोलते हैं कि यार हेडेक हो रही है, बीपी चेक करवा लें। तो बिल्कुल एक बिल्कुल। बात मैं क्लियर कर दूं कि जब जब आप किसी तकलीफ में हैं, किसी पेन में हैं, किसी टेंशन में हैं, आपने कोई एक्सरसाइज की है, बुखार है, कुछ भी ऐसा है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा ही होगा। इसका ये मतलब नहीं कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने का बीमारी है, उसका मसला शुरू हो चुका है। वो एक वक्ती बॉडी का रिस्पॉन्स है जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। तो इसलिए हम हेडेक में ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं। वो 10 या 15 मिलीमीटर ज्यादा आता है तो हम कहते हैं कि जी बीपी का मसला हो गया है, और बीपी की दवाएं शुरू कर दें। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका वो हेडेक की वजह से बीपी बढ़ा हुआ है कि बीपी के बढ़ने की वजह से हेडेक हो रहा है, ये दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं। आपने पूछा कि कब लेबल करेंगे कि पेशेंट अब ब्लड प्रेशर का मुस्तकिल मरीज बन चुका है। इसका क्राइटेरिया ये है कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे दो डिफरेंट मौकों पे, जिनमें कम से कम एक हफ्ते का गैप होगा। दोनों दफा ब्लड प्रेशर चेक करते हुए आप बिल्कुल रिलैक्स होंगे, कोई टेंशन परेशानी पेन बीमारी में नहीं होंगे, और दोनों दफा ही आपका ब्लड प्रेशर एक जो रेंज है हमारी उससे ज्यादा आए, तो हम ये सस्पिशन रखते हैं कि शायद आप ब्लड प्रेशर के मरीज होने वाले हैं या हो चुके हैं। तो एक दफा बीपी चेक करने पे कभी भी किसी को आप लेबल नहीं करेंगे कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। बिल्कुल ठीक है सर। सर अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स रमज़ान। अब अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान ठीक आ है। गया है। रमज़ान में हमें क्या जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उन्हें क्या एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए, और उसके अलावा वो जो दवाई खाते हैं उसमें क्या उनको तब्दीलियाँ लानी चाहिए? अच्छा, समझ इसके लिए तो जो जो मरीज जिन्हें ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की बीमारी है, मसला है, मैं हमेशा तजवीज़ करता हूँ कि कोशिश करें कि रमज़ान पाक शुरू होने से पहले 2 या 3 नफली रोज़े रख के अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स चेक कर लें टुवर्ड्स ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर कितना रहता है। लेकिन अगर जैसे अब वक्त नहीं है नफली रोज़े रखने का, तो अभी जब रमज़ान पाक शुरू हो गया तो आप शुरू के 2 या 3 रोज़े रखें, और दोपहर 1 बजे के बाद हर घंटे आप बीपी चेक करते जाएं अफ्तारी तक। क्योंकि हमने ये देखना है कि बगैर खाने खाए पिए अब आपका बॉडी ब्लड प्रेशर को कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। तो अगर तो आप 1 बजे से लेके 5 बजे तक जिस वक्त आप रोजे के साथ हैं और अपना बीपी चेक करते हैं और वो नॉर्मल रहता है, 3 पॉसिबिलिटी, या तो वो कम हो रहा है, या वो नॉर्मल है, या फिर वो हाई जा रहा है। तो अगर तो आपका ब्लड प्रेशर कम होता जा रहा है तो आपको अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। उनकी मिकदार को कम करने की ज़रूरत है, उनकी टाइमिंग को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है तो आप उन दवाइयों को जिस तरतीब से जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे करते रहें। और अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू हो गया है तो भी उनकी मिकदार को, उनकी दवाइयों को बढ़ाने की ज़रूरत है। वो हर बंदे के बॉडी के रिस्पॉन्स के मुताबिक है, किस तरह वो रिस्पॉन्स करता है। लेकिन इसके लिए समर मेन जो बात मैंने बोली कि ब्लड प्रेशर की चार्टिंग बहुत ज़रूरी है शुरू के 2-3 रोज़ों में। उसी से अंदाज़ा होगा कि बॉडी किस तरह रिस्पॉन्स करती है। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपने बताया कि पहली बात तो रमज़ान में उनको रोज़े बड़े एहतियात से रखने चाहिए, अपना एनालिसिस करके, अपना ब्लड प्रेशर चेक करके। तो दिन में कितनी दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करना ज़रूरी है? रमज़ान में डिफरेंट रूटीन होगी, आम दिनों में डिफरेंट रूटीन होगी। रमज़ान में जैसे मैं बता रहा हूँ कि शुरू के 2-3 रोज़े तो दोपहर 1 बजे के बाद वो हर घंटे में बीपी चेक करेंगे अफ्तारी तक। और जब हम ये असेस कर चुके हैं कि इनकी दवाइयों को किस तरह मॉडिफाई करना है, तो उन दवाइयों के साथ दिन में एक तो वो सुबह सहरी से पहले अपनी अद्वियात इस्तेमाल करने से पहले एक बार बीपी चेक करेंगे, उस वक्त कितने सहरी करने के बाद दोपहर में सिर्फ 1 बजे, जब उनकी दवाइयाँ सेट हो चुकी उसके बाद की बात कर रहा हूँ, दोपहर में 1 बजे चेक कर लें। और फिर अफ्तार के 1 से 1.5 घंटे बाद बीपी चेक कर लें। दिन में 3 दफ़ा बीपी चेक करना मोर देन इनफ है रमज़ान के अंदर। रमज़ान और सर आम रूटीन में कितने टाइम एक हाइपरटेंसिव पेशेंट को चेक करने की ज़रूरत है? जी अब्दुल्ला, उसमें अगर एक पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर उनकी मेडिकेशन पे कंट्रोल हो चुका है तो उन्हें डेली बीपी अपना चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस के कोई सिम्टम्स आ रही हों।
जो अपनी मेडिकेशन पे बिल्कुल कंट्रोल्ड हैं, जब जब वो चेक करते हैं उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रेंज में ही रहता है, तो उनके लिए है कि वो अपना ब्लड प्रेशर हर 3 दिन बाद 5 दिन बाद एक दफ़ा चेक कर लें, सिर्फ तसल्ली के लिए कि नॉर्मल रेंज के अंदर ही है। हाँ, अगर अलामात आने शुरू हो जाएं, हेडेक या कुछ भी, हर पेशेंट में डिफरेंट अलामात रहती हैं, इस तरह की अलामात आनी शुरू होती हैं, तो फ्रिक्वेंटली दिन में 3 से 4 दफ़ा चेक कर सकते हैं, वरना डेली चेक करने की ज़रूरत नहीं है उन्हें। बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर उसके अलावा मुझे ये बताएं कि जो भी हमारे हाइपरटेंसिव के डिक्लेयर्ड पेशेंट्स होते हैं, उनको अपने रिस्पेक्टिव कंसल्टेंट के पास कितने विजिट्स करने चाहिए रमज़ान में ख़ास तौर पे? एक तो रमज़ान से पहले एक विज़िट बहुत ज़रूरी है उस चार्ट के साथ, ताकि उनकी दवाइयों को सेट किया जा सके। और उसके बाद जब उनकी मेडिकेशन हम उनके ब्लड प्रेशर के रिस्पॉन्स के मुताबिक सेट कर देंगे, तो इनिशियली तो वो डेली 3 दफ़ा चेक करते रहेंगे इन दवाइयों के साथ आया कंट्रोल रह रहा है कि नहीं। अगर 5 दिन तक इन दवाइयों के साथ बिल्कुल कंट्रोल रहता है, तो उसके बाद डेली सिर्फ एक दफ़ा चेक करते रहें और उसकी चार्टिंग करते रहें। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो या ड्रॉप करना शुरू हो, तो अपने डॉक्टर से रिव्यू करें, वरना ज़रूरत नहीं है जाके मिलने की उन्हें। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया। सर अब हमारे जो ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं, वो माशाल्लाह जब रमज़ान आता है तो उनको रोज़ा छुड़वाना बहुत मुश्किल एक काम होता है, क्योंकि वो रोज़ा नहीं छोड़ते। तो हम्म। उनके मुतल्लिक आपका क्या मशवरा है कि जब वो हाइपरटेंसिव भी डिक्लेयर्ड है, तो अब वो कैसे अपना रोज़ा जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं कि वो उनको कोई प्रॉब्लम भी ना आए, उनकी मेडिकेशन भी सही जाती रहे, और वो क्या अपनी ऐसे चेंजेस डाइट में लाएं कि जिससे कंट्रोल्ड उनका ब्लड प्रेशर है? आजकल बड़ा कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है अब्दुल्ला, ये वाला। एक तो ये समझना ज़रूरी है कि रोज़ा फ़र्ज़ इबादत है। हमें हर मुमकिन बहाना ढूँढना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए रोज़ा रखने की, ना कि ना रखने की। तो जो पेशेंट ऑलरेडी डायग्नोस्ड हैं कि वो हाइपरटेंसिव हैं, अपनी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ कि शुरू के 2-3 रोज़े बीपी चार्टिंग करें, ताकि पता चले कि कितना रिस्पॉन्स है। और मैं अमूमन एडवाइस करता हूँ कि कोशिश करें कि अगर ब्लड प्रेशर की अद्वियात को वो सहरी की बजाय अफ्तारी के साथ ले जाएँ। क्योंकि सारा दिन कुछ खाएँगे नहीं, तो ज़्यादा चांसेज़ हैं कि सहरी के बाद, दवाई खाने के बाद सारा दिन कुछ ना खाएँगे तो बीपी ड्रॉप होने के जो खतरात हैं, चांसेज़ बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी उन अद्वियात को अफ्तारी के बाद ले जाएँ। और दूसरा, जो आम दिनों में परहेज़ करते हैं वो नमक का, चिकनाई का, उसे बिल्कुल वैसे ही जारी रखें, क्योंकि ज़्यादातर हमारे घरों में इफ्तारी के वक़्त समोसे, पकोड़े, तली हुई चीज़ें, चाट, इस तरह की चीज़ें बनती हैं जिनमें स्पाइस या नमक वाली चीज़ें ज़्यादा हों, या कोई स्पंज वगैरह का इस्तेमाल। तो ये सब चीज़ें अगर वो रमज़ान में यूज़ करेंगे, तो ब्लड प्रेशर के बढ़ने के चांसेस वैसे ही होंगे जैसे आम दिनों में, और शायद इससे ज़्यादा भी हों, क्योंकि ऑलरेडी अद्वियात को हम थोड़ा कम करते हैं रमज़ान में, ताकि बीपी ड्रॉप ना हो। ऊपर से ये बदपरहेज़ी होती रहेगी, तो इससे भी ब्लड प्रेशर के बार-बार बढ़ने के, अनकंट्रोल रहने के चांसेस होंगे। तीसरी चीज़, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हमेशा 3 बातें हम बताते हैं: मेडिकेशन, एक्सरसाइज़ और डाइट। ये तीनों चीज़ें जब आप अच्छे से इकट्ठे लेके चलते हैं, तो बीपी कंट्रोल रहता है। और रमज़ान में तरावी नमाज को ही अपनी एक्सरसाइज आप काउंट करें। जब तरावी पढ़ रहे हैं, उसके दौरान इतनी एक्सर्शन हो जाती है कि वो इक्वल टू एक्सरसाइज ही है। उसके साथ एक्स्ट्रा अलग से कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस आप खुद का दिल कर रहा है तो आप कर लें, लेकिन ब्लड प्रेशर के लिए जितनी रिक्वायर्ड है, उतनी एक्सर्शन आप तरावी में कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें करते रहेंगे तो रमज़ान बड़ा ही अच्छा गुजरेगा। कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कब हम रोज़ा छोड़ सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर के अमराज में, अगर पिछले 2 से 3 दिन के अंदर ब्लड प्रेशर इतना हाई गया कि उसकी वजह से अल्लाह ना करे कुछ फालज की अलामात, हार्ट अटैक की अलामात, गुर्दों पे असर की अलामात, ऐसी कोई अलामात आ गई, बेहोशी हो गई, और अभी भी ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, कि टीके लगा के या दवाइयाँ खा के कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, इस तरह, इन हालात के अंदर आप डॉक्टर से मशवरा करके अपना रोज़ा छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल अपनी अद्वियात पे है, तो आप बिल्कुल रोज़े रखें। रोज़ा रखने से बीपी पे कोई बुरे असरात नहीं आएँगे आपके। बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर अब ब्लड प्रेशर चेक करने के बहुत से तरीके हमारे पास, डिजिटल है, मरकरी है, सबसे बेस्ट कौन सा है इसमें से?
क्योंकि हमारे घरों में ज़्यादातर डिजिटल मौजूद होता है, तो वो उसी पे चेक करते हैं। तो इस मुतल्लिक प्लीज़ हमें गाइड कर दें। डिजिटल ब्लड प्रेशर की जो मशीन्स हैं बड़ी जल्दी से वो सोसाइटी में कॉमन होती जा रही हैं। ज़्यादातर लोग क्योंकि हर किसी को प्रॉपर जो मेथड है ब्लड प्रेशर का चेक करने का वो उस तरह से नहीं आता, तो वो आसान समझते हैं कि अगर डिजिटल मशीन पे ही चेक किया जाए। तो डिजिटल कुछ अच्छी कंपनीज की मशीन है जैसे ओमेरॉन, इनकी मशीन की कैलिब्रेशन काफ़ी अच्छी है। लेकिन डिजिटल कभी भी मुकाबला नहीं करती जो हमारी मैनुअल मशीन्स हैं, जो मर्करी या एंड्रॉयड मशीन्स होती हैं उनका। फिर भी जो कुछ अच्छी कंपनीज हैं जिनकी काफ़ी उनकी रीडिंग्स जो हमारी मैनुअल मशीन्स हैं उनके करीब करीब हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती। अक्सर लोग डिजिटल मशीन पे ब्लड प्रेशर चेक करके परेशान हो जाते हैं कि अक्सर वो बहुत ज़्यादा शो करना शुरू कर देती है, अक्सर बहुत कम शो करना शुरू कर देती है। तो उसका तरीकाकार ये है कि जब जब ब्लड प्रेशर आप चेक करें, आप कोशिश करें कि जो मैंने पहले बताया कि उस वक़्त आप आपको हेडेक या कोई बॉडी में पेन्स या फ़ीवर या एंग्ज़ायटी या आपने कोई एक्सरसाइज़ ना की हो, बिल्कुल आप रिलैक्स हो, नॉर्मल हो और 5 मिनट पहले तक आप ना चले हों, ना भागे हों। अक्सर लोग जब क्लिनिक में जाते हैं या घर पे बीपी चेक करते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ के या चल के आते हैं, फ़ौरन कहते हैं मेरा बीपी चेक कर दें, फ़ौरन बीपी चेक करेंगे ज़्यादा ही आएगा। इसलिए कुछ स्टेप्स मैं बताता हूँ बीपी चेक करने के, फिर बताऊँगा मशीन कौन-सी बेहतर है। बीपी चेक करने के लिए आप पहले इंश्योर करें कि 5 मिनट तक आप बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे, जिस दौरान आपने कोई एक्सर्शन नहीं की। 30 मिनट तक आपने कोई कैफ़ीनेटेड ड्रिंक जैसे कि कोक, पेप्सी या फिर सिगरेट जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो, चाय, इसका इस्तेमाल 30 मिनट तक अभी आपने नहीं किया हुआ। आपने 30 मिनट तक कोई एक्सरसाइज़, कोई वर्जिश नहीं की हुई। उसके बाद जब आप बैठें तो आप अगर चेयर पे बैठे हुए हैं तो आपकी कमर बिल्कुल चेयर के साथ लगी हो, आपके पाँव आपस में क्रॉस ना हो, ग्राउंड पे बिल्कुल सीधे अपने पाँव सुकून से रखे हों। उसके अलावा आप जिस बाजू से बीपी चेक करना चाह रहे हैं वहाँ आपने शर्ट को ऊपर किया हो, शर्ट उतारी हो। कपड़ा जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, पतला सा कपड़ा जो फीमेल अक्सर पहनती हैं गर्मियों में, लॉन जिसे बोलते हैं। जी हाँ, जी। इस इतनी थिकनेस का कपड़ा अगर है तो इसके ऊपर से भी बीपी चेक कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा थिकनेस का कपड़ा है तो बेहतर है कि आप उस कपड़े को वहाँ से रिमूव करें और उसके बाद बीपी ऑपरेटर्स को वहाँ पे रैप करें। इसके अलावा जब आप बीपी चेक करवा रहे हैं अपना, तो आप बिल्कुल उस वक़्त बातें नहीं करें, खामोशी से बैठें और जिस मशीन से चेक कर रहे हैं, वो मशीन प्रॉपर्ली प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड हो। मतलब आपको पता हो कि मशीन का जो लेवल है, वो ख़राब नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। और जब आप बीपी चेक करें डिजिटल से, तो दोनों बाजू से चेक करें। जिस बाजू से ज़्यादा है, उसे आप रेफ़रेंस रख लें फ्यूचर के लिए। एक दफ़ा जब जब एक दफ़ा बीपी सुबह के वक़्त चेक करते हैं अक्सर लोग और शाम को चेक करते हैं। आप एक दफ़ा बीपी चेक करना शुरू कर रहे हैं तो डिजिटल मशीन से 1-1 मिनट के वक़्फे से 3 दफ़ा बीपी चेक करें और तीनों का एवरेज मीन निकालें। आप देखेंगे कि तीनों दफ़ा मुख्तलिफ देगी मशीन, लेकिन जब तीनों का एवरेज निकालेंगे तो वो वैल्यू ज़्यादा ऑथेंटिक होगी एज़ कम्पेयर टू एक दफ़ा सिर्फ चेक करने पे। ये वो स्टेप्स हैं जो मैंने बताए आपको डिजिटल मशीन के। और यही अगर आप मरकरी से या फिर एंड्रॉयड जो घड़ी वाली मशीन है, उससे चेक करते हैं तो बाकी शुरू के स्टेप्स तो सेम है। लेकिन जो एंड पे स्टेप्स हैं कि आपने प्रेशर को रिलीज़ जो उसका बल्ब आपके हाथ में होता है, प्रेशर रिलीज़ कैसे करना है? अक्सर लोग बड़ी स्पीड से रिलीज़ करते हैं, तो एकदम मरकरी नीचे आता है, तो आप कहते हैं कि बीपी या कम है या कुछ ऐसा। तो आपने उस प्रेशर को 2 मिलीमीटर छोटी-छोटी लाइन्स लगी होती हैं, 10 से 20 के दरमियान में छोटी-छोटी 10 लाइन्स होंगी। वो जो छोटी लाइन है वो 1 मिलीमीटर की है। आपने 1 सेकंड में 2 मिलीमीटर उसे ड्रॉप करना है, मतलब बड़ा स्लो-स्लो ड्रॉप करना है उसे। तो ये आप एग्ज़ैक्ट उससे बीपी मेज़र कर पाएँगे फिर। बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर, ओल्ड एज की तो हमने बात की कि एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन एट द एंड रिजल्ट करती है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि हमारी जो यूथ है, जो यंग हमारी जनरेशन है, इनके अंदर भी ये प्रॉब्लम जो है अराइज कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो एक फैक्टर तो आपने स्मोकिंग बताया। तो क्या ये जो हमारी यूथ है इनके लिए भी मेडिकेशन पे जाना लाजमी है, या ये कोई और एहतियाती तदाबीर है जो इस्तेमाल करें तो इनका भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है? मैंने पहले भी बोला कि ये बात क्लियर कर लेना
कि ब्लड प्रेशर आपको हाइपरटेंशन की दो मैंने क्लासिफिकेशन की, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी ब्लड प्रेशर आपने ये पहले कंफर्म करना है कि आपको ब्लड प्रेशर इस वक्त प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। प्राइमरी ब्लड प्रेशर हमारी यंग जनरेशन में भी बढ़ता जा रहा है, हालांकि पिछली जो जनरेशन थी उनका कॉन्सेप्ट था कि 30 से नीचे वालों को प्राइमरी हाइपरटेंशन नहीं हो सकती, लेकिन हमारी यंग जनरेशन में इवन 30 की एज से नीचे वालों को भी हाइपरटेंशन प्राइमरी डायग्नोज हुई है। और उसकी वजह मैं पहले बता देता हूँ कि वही जो आपने बात की, स्मोकिंग, उसके बाद हमारा जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, डेली फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है। घर से निकले गाड़ी में, गाड़ी से ऑफिस, ऑफिस से फिर घर, घर बेड पे, फिजिकल एक्टिविटी कोई एक्सरसाइज ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी वजह है। वजन का ज्यादा होना, ओबेसिटी, ये बहुत बड़ी वजह है। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके माँ बाप में, बहन भाइयों में ब्लड प्रेशर चलता आ रहा है तो आपको तो आम बंदे से ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। तो ये 5-6 मोटी मोटी वजूहत हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन की, जो इवन 30 साल से कम लोगों में भी हो सकती हैं। अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन है तो ब्लड प्रेशर के साथ किसी ना किसी बीमारी की कोई और अलामत जरूर आएंगी, और वो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। उसके लिए डिटेल हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है डायग्नोस करने के लिए। और सिर्फ इतना बता देता हूँ कि अगर वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, मतलब किसी बीमारी की वजह से आपका बीपी बढ़ है, तो हम बीपी की दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम उस बीमारी को ठीक करेंगे, उसी से आपका बीपी भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्राइमरी हाइपरटेंशन है तो फिर हमें अद्वियात शुरू करनी पड़ेंगी उन्हें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ। बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब कि वो जो हमारी जितनी भी यूथ है, अगर वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे तो ये चीज़ कंट्रोल में लाई जा सकती है बिल्कुल बगैर बिल्कुल, मेडिकेशन। अद्वियात से बचा भी जा सकता है बगैर मेडिकेशन के। यस। बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर उसके अलावा हमारे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे यहाँ पे इनबॉक्स में, वो भी हम पूछते हैं। जी। पहला जो मैसेज है वो अली जिशान का है कि कैन आई टेक मेडिसिन आफ्टर अफ्तारी। जी अली, रिकमेंडेशन यही है कि बेहतर है कि आप अपनी जो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन है जो मॉर्निंग में ले रहे थे, उन्हें आप शिफ्ट कर दें इफ्तार के बाद। क्योंकि सहरी के बाद वो खा के और सारा दिन भूखा रह के ज्यादा चांसेस हैं ब्लड प्रेशर के ड्रॉप होने के, तो बिल्कुल आप इफ्तार के बाद ले सकते हैं। सर जो दूसरा क्वेश्चन है वो जिशान अली का है कि कैन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स ड्रिंक सॉल्टेड लस्सी। अ, यही हम बात कर रहे थे कि रमज़ान में लोग इस तरह की जो साल्टेड फूड्स हैं, जैसे पकोड़े, समोसे, ये सब चीज़ें, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। हाँ, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल रेंज के अंदर है या थोड़ी सी लोअर रेंज में है, तो आप अ, आधा ग्लास, पौना ग्लास एक लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर पहले ही ज़्यादा है तो बेहतर है कि उसे अवॉइड करें, उससे बीपी मजीद बढ़ेगा आपका। ठीक हो गया सर। सर जो अगला क्वेश्चन है वो हसन बलोच साहब का है कि कांस्टेंट टेकिकार्डिया अराउंड 130, पल्स रेट, ईसीजी एंड एको आर perfectly normal. Please suggest, is there any effect in roza as I feel anxiety after iftar? जी हसन, अगर आपका हार्ट रेट 130 कॉन्स्टेंटली रह रहा है तो इसकी मोटी मोटी 3-4 वजूहत होती हैं। एक तो आप अपना कुछ बेसिक प्रोफाइल है टेस्टिंग के हमारे, वो करवाएं, और साथ में एक थायराइड का टेस्ट होता है, TSH, उसे लाजमी करवा लें। अगर ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं तो हार्ट रेट कंट्रोल करने की काफ़ी मेडिकेशंस हैं जो जिनका ग्रुप बीटा ब्लॉकर्स होता है, हम उन्हें शुरू कर सकते हैं। इवन उसे आप सहरी के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपका सारा दिन एक तो हार्ट रेट भी कंट्रोल रहेगा, और उसके साथ जो एंजाइटी आप फील करते हैं वो भी नहीं होगी। लेकिन पहले एक टेस्टिंग प्रोफाइल पूरा करवा लें, वो नॉर्मल हो या उसके उसमें अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके मुताबिक ट्रीट किया जा सकता है, और ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा, हार्ट रेट 100 to 130, 150 तक रहता हो तो रोजे पे उसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा कि आप खाना नहीं खा रहे तो कुछ बॉडी पे बुरा असर ना आ जाए। अगर आप हिम्मत कर सकते हैं तो बिल्कुल रोजा भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और बेहतर है कि आप जल्द से जल्द वो टेस्टिंग प्रोफाइल करवा लें और एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसकी मेडिकेशन यूज करें, तो इंशाल्लाह वो हार्ट रेट भी ठीक रहेगा आपका। बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास सईदा आयशा रहमान का कि सर इफ नॉर्मल पर्सनस ब्लड प्रेशर राइजेस आफ्टर इफ्तार शुड ही गो फॉर मेडिकेशन।
जी आयशा, मैं यही अभी बात कर रहा था कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए सिर्फ एक दफ़ा रीडिंग का ज़्यादा आ जाना या किसी चीज़ के साथ एसोसिएटेड होना, जैसे खाना खाने के बाद शायद खाने में कुछ ऑयली खाया हो, कुछ सॉल्टेड खाया हो, कुछ स्पाइसी लिया हो, तो थोड़ा सा बीपी बढ़ जाएगा अमूमन खाना खाने के बाद। तो ये लेबल कर देना कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, दो डिफरेंट ओकेजन्स पे जब पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो, और मैंने बताया बीपी किस तरह से चेक करना है कि उसने कुछ खाया पिया ना हो, एक्टिविटी ना की हो। इस तरह से एक हफ्ते के गैप से दो डिफरेंट ओकेजन्स पे बीपी ज्यादा आए, और ये लाजमी ज़हन में रखें, ज्यादा बीपी से जो मेरी मुराद है वो 150 से ऊपर है। ये ज्यादा आए तो आप उसे हाइपरटेंसिव लेवल करेंगे और मेडिकेशन शुरू करवाएंगे। इस तरह खाने के बाद हल्का फुल्का बीपी बढ़ जाए तो इसे आप हाइपरटेंसिव लेवल नहीं करेंगे, इसे भी मजीद मॉनिटरिंग की जरूरत है। सर जो अगला क्वेश्चन है रजा अली साहब का कि विच मेडिकेशन यंग एडल्ट्स कैन टेक amlodipine valsartan will it affect my male function health? जी रज़ा अली, अगर आप डायग्नोज हाइपरटेंसिव हैं तो एम्लोडिपिन और वेल्सटार्टन बिल्कुल कॉम्बिनेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। जो मेल हेल्थ है उसको जो मेडिकेशन इफेक्ट करती हैं वो बीटा ब्लॉकर्स ग्रुप है, ज़्यादा वो इफेक्ट करता है। एम्लोडिपिन वेल्सटार्टन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है मेल हेल्थ के साथ। ठीक हो गया सर। अगला क्वेश्चन है रिजवाना शाहिदा साहिबा का कि 10 से 15 साल बीपी की एक मेडिकेशन लेने के बाद बीपी नॉर्मल रहता है लेकिन अचानक से लो रहना शुरू हो जाए तो इसकी क्या वजह है? जी इसमें काफ़ी वजूहात हो सकती हैं। अगर आपने एक मेडिकेशन 10 से 15 साल यूज़ की और उससे बीपी नॉर्मल रहा, लेकिन अचानक से अब बीपी कम होना शुरू हो गया है, तो या तो कुछ डाइट में ऐसी मॉडिफिकेशन हुई है आपकी, स्किप मील हो सकते हैं, डाइट में अगर कमी आई है, जो नॉर्मल पहले डाइट थी उससे अब कम आप डाइट लेना शुरू हो गई हैं, या फिर मेडिकेशन कोई ऐड ऑन कर ली है। क्योंकि अक्सर दवाइयाँ किसी दवाइयों के साथ जब ऐड ऑन होती हैं तो उनका इफेक्ट बूस्ट हो सकता है, तो उस वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। और ये थोड़ा सा इसके लिए एक हिस्ट्री एग्जामिनेशन कंसल्ट कर लें तो इंशाल्लाह उसके बाद बेहतर समझा जा सकता है इन चीज़ों को। तो ठीक हो गया सर। लाइबा शाहिद, what health problems are associated with hypertension? कॉन्स्टेंटली अगर बीपी ज़्यादा रहे तो उसके साथ हम क्यों बीपी कंट्रोल करते हैं? बेसिकली ब्लड प्रेशर इटसेल्फ हमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कॉन्स्टेंटली ज़्यादा बीपी रहने से क्या क्या जिस्म पे असरात आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, हमने बेसिकली उसे प्रिवेंट करना होता है। तो अगर बीपी ज़्यादा रहता है तो फालिज होने के खतरात हो सकते हैं, दिल के अटैक होने के खतरात, आपके किडनी फेलियर, इसके असरात आ सकते हैं, आपकी बेनाई जा सकती है। तो इस तरह की अलामात से बचने के लिए हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखते हैं, और यही सारी वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनका रिस्क होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने से। बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर ये हमजा हुसैन, कैन यंग पेशेंट्स कंट्रोल देयर हाई ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिकेशन? इस मुतालिक मेरे ख्याल से हमने बात कर ही ली है। जी, मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि क्या-क्या करना चाहिए आपको मेडिकेशन शुरू करने से पहले। हमज़ा, डेली की एक्टिविटी एक्सरसाइज 25 से 30 मिनट की लाजमी रखें, और चाहे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या नहीं हैं, डेली की एक्टिविटी होनी चाहिए 25 से 30 मिनट की, जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग या लाइट सा जिम आप ये करते रहेंगे। उसके अलावा कोशिश करें अवॉइड करें जंक फूड्स को, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स को ओकेजनल रखें, सॉल्ट का इंटेक कम रखें, पोटेशियम का इंटेक ज़्यादा रखें। पोटेशियम कहाँ मिलेगा हमें? फलों के अंदर, जैसे केला हो गया, खजूर हो गई, टमाटर हो गए, ये इन सब्जियों में और फलों में पोटेशियम ज़्यादा है और ये हेल्दी है। आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। स्मोकिंग अगर इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐसी कंपनी में बैठते हैं जो स्मोकिंग यूज़ करते हैं, उन्हें अवॉइड करें। अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रखें। ये सब चीज़ें हैं जिनसे आप अपना ब्लड प्रेशर होने से खुद को बचा सकते हैं, या अगर है तो उसे काफ़ी कम कर सकते हैं। अच्छा सर, शायद वो जी मेरा नेक्स्ट एक टॉपिक क्वेश्चन है। जी। जी जी सर, वो ये है कि यंग पेशेंट डायग्नोज्ड विद हाइपरटेंशन, पहले हम्म। स्पोर्ट्समैन भी था वो बंदा,
लेकिन आफ्टर गेटिंग ऑन बीटा ब्लॉकर्स वो उसकी कंप्लेंट ये है कि मैं जब फुटबॉल खेलता हूँ, बेसिकली वो फुटबॉल खेलता था, तो फुटबॉल खेलता हूँ तो मेरे से अब फुटबॉल उस तरह खेला नहीं जाता। अब मुझे एकदम जैसे ब्लैकआउट महसूस होता है और लाइट हेडेडनेस महसूस होती है। तो इसकी क्या वजह है कि बीटा ब्लॉकर का क्या कोई ऐसा असर है जब एक यंग पेशेंट वो मेडिकेशन लेता है? अ, अच्छा अब्दुल्ला, बीटा ब्लॉकर्स को एक तो जो हाइपरटेंशन कंट्रोलिंग ग्रुप्स हैं उसमें से उस तरह नहीं रखा गया, उसे निकाल दिया गया। हमारे पास और काफ़ी ग्रुप्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। बीटा ब्लॉकर बीपी कंट्रोल करने से ज़्यादा आपका हार्ट रेट कंट्रोल कर रहा होता है। तो माइट भी पॉसिबिलिटी है कि एक एथलीट हैं जो बीटा ब्लॉकर ले रहे थे फॉर हाइपरटेंशन, तो ये पॉसिबिलिटी है कि शायद उनका हार्ट रेट उससे कम होना शुरू हो गया, इसलिए जब वो खेलते हैं तो ब्लैकआउट होता है, क्योंकि दिल की रफ्तार कम है तो उस तरह वो एक्सर्शन नहीं कर पाते। तो ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि बीटा ब्लॉकर की वजह से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर उन्हें इस तरह ब्लैकआउट हो रहा है तो एक डिटेल हिस्ट्री रिक्वायर्ड है इनकी, और साथ में एग्जामिनेशन। उसके बाद ज़्यादा बेहतर समझा जा सकता है कि वजह क्या है जो अब इनका इस तरह ब्लैकआउट हो रहा है, जो पहले बिल्कुल नॉर्मल थे। बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर ब्लड प्रेशर एक इंसान को ना हो, ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, और इसी के लिए ही मैंने जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताई, अगर ये करते रहेंगे। देखिए कुछ अब्दुल्ला इसमें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल हैं। नॉन मॉडिफाइबल मैं बता देता हूँ कि जिनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें सबसे कॉमन है आपकी फैमिली हिस्ट्री है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। आपके खानदान में माँ बाप बहन भाइयों में चलता आ रहा है, तो आपको बीपी होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। आप खत्म नहीं कर सकते लेकिन उन्हें कम कर सकते हैं। दूसरा जो नॉन मॉडिफाइबल है वो एज है, बढ़ती हुई एज आप कम नहीं कर सकते। तीसरा मेल जेंडर, जो मेल है उनमें चांसेस थोड़े ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो ये जो नॉन मॉडिफाइबल है, इनको तो हम इन्हें मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे शुगर, आपका वजन का बढ़ना, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट का अच्छा ना होना, स्मोकिंग, नेक्स्ट इन चीज़ है सब। वो ये कि अस्थमेटिक पेशेंट्स जो हैं, अस्थमा भी बहुत कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, तो उनको अगर हाइपरटेंशन हो जाए तो कौन से ऐसे सेफ ड्रग्स हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं? एंथमेटिक पेशेंट में हमारे पास पहले थे नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, और ज्यादा इशू बीटा ब्लॉकर्स के साथ ही होता है कि वो एस्थमा को ज्यादा प्रोवोक कर देते हैं। तो अगर एस्मा बिल्कुल कंट्रोल्ड है, और मतलब ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन लोगों का कंसर्न बीटा ब्लॉकर से ही होता है, तो कार्डियोस्टैटिक जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो यूज कर सकते हैं अगर एस्मा आपका इस वक्त बिल्कुल कंट्रोल्ड है। और इसके अलावा जो हमारे पास कई ग्रुप्स हैं, अगर उन्हें कोई ड्राई कफ का कंप्लेन नहीं है तो हमारे पास एस इनहिबिटर्स हैं। ड्राई कफ का कंप्लेन उन्हें रहता है तो एआरबीज हैं, कैल्शियम ब्लॉकर्स हैं। काफ़ी रेंज है हमारे पास हाइपरटेंशन कंट्रोल करने की। तो लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो कंसर्न एज़मा को लेकर बीटा ब्लॉकर पे होता है, तो वो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि कार्डियोस्टैटिक बीटा ब्लॉकर भी वो यूज़ कर सकते हैं, अनलेस कि एक्यूट एक्सरसाइजेशन ना हो एज़मा का उस वक्त उन्हें। ठीक हो गया सर। तो सर हमारी जिस तरह की डिस्कशन रही है इसमें मेजर रोल जो है वो तो एहतियात है कि लाइफस्टाइल बिल्कुल, मॉडिफिकेशन है, डाइट है उसके अंदर आपने बताया हमें जैसे कि, और उसके अलावा ये है बिल्कुल। कि यंग पेशेंट्स आजकल के जो हमारे यंग जनरेशन है वो बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है और फिटनेस बिल्कुल उनकी बिल्कुल भी नहीं है। तो बेसिक यही ऐसे है है। कि अगर वो अपनी यस। फिटनेस मेंटेन करें तो हाइपरटेंशन से बचा जा सकता है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। सही कह रहे हैं। और सर कुछ पेशेंट हैं कि वो रात को उनको नींद नहीं आती तो वो उसके लिए सेडेटिव्स इस्तेमाल करते हैं या कोई और एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं। तो उस सूरत हाल में उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो, उनकी कंप्लेंट होती है कि हमारा ब्लड प्रेशर लो है, हमें लो ब्लड प्रेशर फील हो रहा है डॉक्टर साहब, तो इसका हल बताएं। तो डॉक्टर साहब इसका हल बताएं। अच्छा अब्दुल्ला, पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों को एंटी हाइपरटेंसिव शुरू हुई हुई हैं, वो हाइपरटेंसिव है ही नहीं। और इसी तरह शुरू हुई है कि किसी एक इवेंट में ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ, उन्हें हेडेक थी, बीमार थे, बीपी चेक किया गया वो थोड़ा ज्यादा था और उन्हें दवाइयाँ शुरू कर दी गई। और वो सारी उम्र वो दवाइयाँ खाते रहते हैं, ये कभी से डायग्नोसिस बना ही नहीं होता। सिर्फ एक दफा बीपी ज्यादा होने पे उन्हें दवाइयाँ शुरू करवा देते हैं। इस तरह के लोग
जब वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनका फिर बीपी कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पहले से हाइपरटेंसिव पेशेंट तो है ही नहीं है। तो एक ये वजह है। दूसरी कई सेडेटिव्स हैं जो यूज़ करते हैं, जो आपकी जिस्म की नालियाँ, उन्हें वेसोडायलेशन मतलब डायलेट करवा देते हैं, फुला देते हैं थोड़ा-सा। उस वजह से भी ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो सकता है आपका। तो ये 2 मोटी-मोटी वजूहात हैं इन लोगों में जो सेडेटिव्स ले रहे हैं। तो पहले तो अपना पेट डायग्नोसिस बनवाएँ कि वाक़ई वो हाइपरटेंसिव थे, कि बस एक दफ़ा पे बीपी ज़्यादा है और दवाई शुरू कर दी। या दूसरी वजह कि वो कौन से सेडेटिव ले रहे हैं, शायद उनकी इन्फेक्शन होती है एंटी हाइपरटेंसिव के साथ और बीपी उनसे लो हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। ईशान अली है कोई, मेरी स्क्रीन पे उनका शायद शो हो रहा है। कैन आई गेट जी ऑनलाइन सर, वो टाइम आपका टाइम लेना फ्रॉम चाह रहे यू? हैं। जी शान, मेरा फेसबुक पेज है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। मेरे नाम से ही है, डॉक्टर मोहम्मद शाहजहां मिर्जा। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरे उस पेज पे मिल जाएगी, आप वहाँ देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन सारी। ठीक हो गया सर। एंड पे हमारे तकरीबन सारा हाइपरटेंशन के मुतालिक जितने भी सवालात थे वो मुकम्मल हो गए हैं। तो एंड पे आप कुछ हमारी ऑडियंस को एक समराइज करके कुछ कहना चाहें। जी, हाइपरटेंशन बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है हमारी जनरेशन में। और जो हमने सब बातें की, मैं उसकी समरी बता देता हूँ सब लोगों को, ताकि उन्हें इन्फॉर्मेशन रहे। कभी भी एक दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करने पे खुद को ब्लड प्रेशर के मरीज मत बनाएं। और इन दवाइयों को फिर लाइफ लॉन्ग अपने साथ जोड़ लेंगे और उनकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी, वो सब प्रॉब्लम आती रहेंगी। जब जब मैंने एक तरीका बताया ब्लड प्रेशर कब कब चेक करवाना है, जब आप बिल्कुल नॉर्मल होंगे, कोई परेशानी, टेंशन, पेन आपको नहीं होगा, उस वक्त बीपी चेक करवाएं। 2 डिफरेंट ओकेजन्स पे आप बीपी को चेक करें, जिनमें 1 हफ्ते का गैप हो। और दोनों दफा में अगर बीपी ज्यादा आए तो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि फर्दर क्या करना है, दवाई शुरू भी नहीं करनी। आपका बीपी 130 और 85 से अगर नीचे है तो आप नॉर्मल रेंज के अंदर हैं। 130 से आपका बीपी ऊपर जाता है 140 तक, और 85 से 90 के दरमियान में है, तो प्री हाइपरटेंसिव आपको हम लेबल करेंगे। और प्री हाइपरटेंसिव में भी दवाइयाँ शुरू नहीं होंगी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होंगी, जो डिटेल में मैं बता चुका हूँ। कि अपनी डाइट को अच्छा करें, सब्जियां फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, फैटी फूड्स का इस्तेमाल कम करेंगे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जंक फूड का इस्तेमाल कम। आप साथ में फलों का इस्तेमाल ज़्यादा, डेली एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर जाता है और 160 के दरमियान में है, इस स्टेज पे भी हमारे पास एक रिस्क कैलकुलेटर होता है कि 10 साल में दिल का मर्ज होने के चांसेस कितने हैं आपको। अगर वो 10% से कम है तो इस स्टेज पे भी हम दवाई शुरू नहीं करेंगे। लेकिन दवाई इतनी आसानी से शुरू एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हम नहीं करते ब्लड प्रेशर की। और अगर 160 से ऊपर है या 140 से 60 के दरमियान में है और 10 साल में दिल का मसला होने के चांसेस आपके 10% से ज्यादा हैं, तो दवाई शुरू करेंगे इन कंडीशन के अंदर। और दवाई शुरू करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है आप छोड़ दें। वो भी करनी है, खाने में एहतियात भी करनी है, दवाइयाँ भी इस्तेमाल करनी है और डेली की एक्सरसाइज भी करनी है। और ये सब मिलके ही आपका ब्लड प्रेशर एक कंट्रोल रेंज में रहेगा। और अ, आपका ब्लड प्रेशर अगर एक कंट्रोल रेंज में है तो अपने डॉक्टर से 3 से 6 माह के अंदर बस फॉलो अप रखें। उसे बाकायदा से डेली दिन में 2 3 दफा 4 दफा यूज करने की जरूरत नहीं है। यही मेरा एक मैसेज है पब्लिक के लिए, कि इस तरह से वो खुद को एक हेल्दी लाइफस्टाइल में रखें, ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकें वो। बिल्कुल सर। सर आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जी तमाम शुक्रिया। चीज़ों को समराइज किया है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सो वी हैव टुगेदर विद अस डॉक्टर मोहम्मद शाहजहां मिर्जा, international वेलकम। associate and consultant, interventional cardiologist practicing in Wazirabad Institute of Cardiology. Thank you so much, sir, for your time. And this was all from our side. I'm Abdullah Abbasi, Senior Vice President, Health Medics, and our topic today was Ramzan and hypertension. We hope you understood everything we explained today. Thank you so much, sir, once again. वेलकम वेलकम, थैंक यू। और आप सर से रब्ता कर सकते हैं, उनका फेसबुक पेज भी है डॉक्टर मोहम्मद शाहजहां मिर्जा के नाम से, क्योंकि बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर आपका टाइम कैसे लिया जाए। तो एंड पे बस आप सर वो उनको बता दें एक दफ़ा फिर, तो फिर हम अपना लाइव सेशन एंड करेंगे। जी मैं बता देता हूँ कि डॉक्टर MS मिर्जा, मिर्जा विद डबल ए, एक मेरा ये ऑफिशियल पेज है फेसबुक पे। मेरे नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, मोहम्मद शाहजहां मिर्जा के नाम से। और उसका लिंक इस वीडियो के नीचे अपलोड कर देंगे अब्दुल्ला भाई।
तो वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट करने के मेरे क्लिनिक टाइमिंग्स की आपको तमाम डिटेल्स मिल सकती हैं। इवन मेरे पेज पे आप मुझे इनबॉक्स में कोई क्वेश्चन, आपकी कोई क्वेरी हो, पूछ भी सकते हैं। मैं आपको वहाँ भी आंसर कर दूंगा। तो मोस्ट वेलकम। आप मेरा पेज विजिट करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहीं मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे हम अभी अपलोड कर देते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। वेलकम जी, थैंक अल्लाह यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।